हिंद दोस्तों, क्लास 7th की एनसीईआरटी हिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। नाउ आज हम लोग तीसरे चैप्टर पर बात करेंगे और इसके साथ साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं दी गई है बट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो उन चीज़ों को भी जरूर देखेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर बात करेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि मेडिवल इंडिया की जो असली शुरुआत है मेडिवल हिस्ट्री की, यहाँ से अब मानी जाएगी। और इसके पहले हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की बट जैसे गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के बाद और जो स्मॉल डायनेस्टी आई जैसे पाल डायनेस्टी हो गई, जो हमने देखा बंगाल वाले रीजन में 7th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आप साउथ में देखें तो और भी जैसे चोल हो गए 8 to 10th सेंचुरी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो चोलों का जो पावर आया वो 2 बार आया। पहली बार तो जब आए तो उसके बाद 2-3 सालों के लिए फिर बीच में पावर गैप देखने को मिला, फिर अगेन वो 10th सेंचुरी में कम बैक करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हमने देखी बट बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उन लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे अगेन एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए दिल्ली सुल्तान्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले यही बताया जा रहा है कि चैप्टर 2 में यानी लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी कि जो कावेरी डेल्टा है वो लार्ज किंगडम का सेंटर बना। कावेरी डेल्टा का मतलब ये, जैसे अगर मैं रफ मैप यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो कावेरी डेल्टा में ये वाला जो सेंटर है ये लार्ज किंगडम का सेंटर बना। और हमने कभी दिल्ली की बात नहीं की एज अ कैपिटल, तो दिल्ली की बात करेंगे। देखिए दिल्ली जो है वो आप कह सकते हैं 12th सेंचुरी से पहले तक किसी भी महत्वपूर्ण साम्राज्य की राजधानी नहीं बनाई गई और पहली बार दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में उभरता है 12th सेंचुरी के बाद, राइट। इस वजह से दिल्ली का जिक्र हमने नहीं किया। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बनती है तोमर राजपूत के अंडर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि व्हेन वाज दिल्ली बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंगडम, ठीक है, किस किंगडम के अंडर बनी। तो यहाँ पे आपको बताना है तोमर राजपूत के अंडर, जिन्हें आगे चल के 12th सेंचुरी में ही हरा दिया जाता है चौहान रूलर्स के द्वारा, अजमेर के जो कि होते हैं। और इसके बाद दिल्ली जो है वो सेंटर बन जाता है तोमर और चौहान का। तो ये एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिल्ली में बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स रहते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिविल सर्विसेज के लिहाज से आप कह सकते हैं दिल्ली वाल। दिल्ली वाल देखिए कॉइन था जो कि मिंट किया जाता था दिल्ली में, इस वजह से इसका नाम पड़ा था दिल्ली वाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखें तो कॉइन्स के ऊपर हाल ही में क्वेश्चन बना सिविल सर्विसेज 2022 के अंदर, और वो क्वेश्चन था फणम, कि फणम क्या है। तो इसकी बात भी हमने की है। आप मेरी हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी एनालिसिस करवाई है सिविल सर्विसेज 2022 के हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन के सोर्सेज की। तो ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं दिल्ली वाल के विषय में ना। आगे देखिए जो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैपिटल के रूप में, तो इससे फायदा ये हुआ कि दिल्ली सुल्तान जो है वो स्टार्टिंग में उतने पावरफुल नहीं थे बट 13th सेंचुरी तक आते आते काफ़ी ज़्यादा पावर इन्होंने एक्वायर कर ली। आइए फिर क्विकली देखते हैं कि दिल्ली में कौन कौन से रूलर आए। सबसे पहले हमने बात की कि दिल्ली को राजधानी बनाने का काम किया तोमर डायनेस्टीज ने, जो कि राजपूत डायनेस्टी थी, जिनके संस्थापक थे अनंगपाल। ओके, इन्होंने दिल्ली को एज अ कैपिटल इस्टेब्लिश किया अनंगपाल ने। और इसके बाद अगर आप देखें तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ओके, यहाँ पे क्योंकि बहुत बार ऑप्शंस के अंदर सेकंड थर्ड ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौहान रूलर थे और इन्हीं के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध भी हुआ है, ये भी हमें पता है, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध। तो 1192 तक ऑफकोर्स इनका राइन रहा यहाँ पे। इसके बाद देखिए टर्किश रूलर आएंगे, वो भी हम लोग करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। उसके बाद इल्तुतमिश के विषय में देखेंगे और भी बहुत सारे राजा। और बलबन के बाद से फिर कैपिटल शिफ्ट कर दी गई। फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो ये सारे हम लोग मिडिवल इंडिया की डायनेस्टीज करेंगे एक एक करके। दिल्ली सुल्तानों के विषय में जानकारी हमें किनसे मिलती है? ऑफ कोर्स कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, ये चीज़ें तो हैं ही, बट इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है तारीख से। तारीख सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा तारीख। तारीख का मतलब क्या होता है? तारीख का मतलब होता है हिस्ट्रीज, यानी जो लेखन कार्य किया गया उस टाइम पीरियड में, जो कि आगे चल के एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स साबित हुआ उस टाइम के लाइफ स्टाइल को, किंगडम को समझने के लिए। और जो तारीख के ऑथर होंगे डेफिनेटली वो पढ़े लिखे लोग होंगे, लर्नेड मैन होंगे, और ज़्यादातर वो राजा के पोएट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग मुगल पीरियड में भी बात करें तो अबुल फजल हो गए, जो कि कोर्ट पोएट होते थे। इसी तरह हम लोग अगर बात करें मिडिवल इंडिया के अंदर भी, दिल्ली सल्तनत के अंदर भी, तो उस टाइम पे भी ज़्यादातर यहाँ पे जो पोएट हैं, ज़्यादातर जो तारीख हैं वो देखने को मिलते हैं दरबारों के अंदर एज ए कोर्ट पोएट।
यहाँ पे देखिए सर्कुलर जस्टिस की बात की जा रही है कि जस्टिस घूम फिर करके आती है। देखिए ये जो राजा है ये बिना सोल्जर के नहीं रह सकते, और जो सोल्जर है वो बिना सैलरी के नहीं रह सकते, और सैलरी कहाँ से आएगी, फिर किसान से आएंगी, और किसान पीजेंट्स जो है वो सैलरी जो रेवेन्यू है वो कब दे पाएंगे, जब वो खुद प्रोस्परस रहेंगे। और प्रोस्परस वो कब रहेंगे, जब राजा अच्छे से यहाँ पे न्याय सही तरीके से चलाए, ऑनेस्ट गवर्नेंस देखने को मिले। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और ये सर्कल ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया गया था फखरे मुदब्बिर के द्वारा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जब भी बात आएगी तारीख, यानी जो हम लोग हिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, उनके लेखकों की जो उस टाइम पे एक वैल्यूएबल सोर्स प्रोवाइड करते हैं उस टाइम के लाइफ स्टाइल वगैरह को डेपिक करके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो हमेशा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, कि जितने भी सोर्सेज हैं जो राजा के दरबारी कवि लिखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं राजा का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि वो वही बात लिखेंगे जिसमें राजा की बड़ाई हो, राजा की अच्छी बातें उजागर करेंगे। डेफिनेटली अगर कोई राजा के दरबार में राजा के ही खिलाफ लिखता है और उस टाइम पे एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की जा रही है, तो ये गलत होगा। और यही चीज़ यहाँ पे देखने को भी मिलता है कि जो वो सबसे पहली बात तो ये मेन सिटीज़ में रहते हैं, तो उस टाइम की लाइफ स्टाइल जो गांव की लाइफ स्टाइल उनसे काफ़ी अलग होगी। दूसरी चीज़ तो ये कि वो ज़्यादातर हिस्ट्री जो लिखते हैं वो ताकि रीच रिवार्ड्स मिल सके, राजा खुश होकर के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन प्रदान करे। और तीसरी चीज़ तो ये है कि ये आइडियल सोशल ऑर्डर की बात करते हैं बर्थ राइट के बेसिस पे और जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो राजा है उसके बेटे फिर आएंगे, इस तरह से हेरिडिटरी चीज़ों की बात की जाती है, रूलर्स को एडवाइस किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, दिल्ली सुल्तान, तो लेकिन होता क्या है, जो मिन्हास ए सिराज है जो कि उस टाइम पे क्रोनिकलर हैं, वो बताते हैं कि वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा एबल हैं अपने भाइयों से, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं है इस क्वीन को एज अ रूलर। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ पे नोबल्स हैप्पी हैं और ना ही वो खुद हैप्पी हैं, और बहुत ही शॉर्ट इनका शासन रहता है, बस 4 सालों का, और 1240 में इन्हें गद्दी से रिमूव कर दिया जाता है। देखिए मिन्हास ए सिराज जो है, जो कि उस टाइम पे क्रोनिकलर हैं, इतिहासकार हैं, वो रजिया सुल्तान के विषय में क्या सोचते हैं, इनका ये कहना होता है कि जो आइडियल सोशल ऑर्डर है ये गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसमें वुमेन को मेन के सबऑर्डिनेट माना गया है, इसलिए उन्हें गॉड्स के क्रिएशन में एक्सेलेंट क्वालिटीज़ कहाँ से आएंगी कि वो राज करे। इस तरह की बातें हैं, बायस्ड बातें हैं। और यहाँ पे अगर आप इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स में देखें तो रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। रुद्रमा देवी के विषय में हमें पता है, जो कि काकातिया डायनेस्टी की है, वारंगल से बिलोंग करती थी, तो ये अपने इंस्क्रिप्शन में अपने नाम को बदल देती हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं कि जैसे वो मेन हो। तो डेफिनेटली आप उस समय की सोशल कंडीशन समझ सकते हैं। और इसके अलावा कश्मीर की भी जो महारानी है दिद्दा, काफ़ी फेमस अगेन, तो ये भी बताती हैं कि इनका जो टाइटल है वो यहाँ से आता है, जो दीदी जो कि एल्डर सिस्टर के लिए बात की जाती है, तो यहाँ पे इनका टाइटल निकल करके आता है। नाउ देखिए आगे बात करते हैं गैरिसन टाउन से एम्पायर ये कैसे बना, दिल्ली सल्तनत इतना एक्सपेंड कैसे किया गया और ये पावरफुल कैसे बनता है। अगर आप अर्ली 13th सेंचुरी में देखें तो दिल्ली सुल्तान्स शायद ही अपने फोर्टिफाइड टाउन, यानी एक जो फोर्टिफाइड किलेबंदी करते थे, इसके बाहर शायद ही वो राज चला पाते थे। वो ज़्यादातर डिपेंड होते थे कि जो ट्रिब्यूट हो गए या कोई ट्रेड व्यापार से जो पैसे मिल पा रहे हैं या प्लंडर वगैरह की जाती थी, इन चीज़ों पर ये डिपेंड थे। लेकिन कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यानी दिल्ली से होकर के अगर यहाँ पे आप मैप में देखें तो यहाँ से होकर के बाकी रीजन, जैसे ये रीजन हो गए बंगाल वाला, और इन रीजन को कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। और बहुत बार हम लोग आगे चल के देखेंगे कि मंगोल के इन्वेजन में और भी बहुत सारी चीज़ों में शासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दिल्ली को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहले गंगा यमुना दोआब को क्लियर किया गया और जो हंटर गैदरर और जो पेस्टोरल्स हैं उन्हें उन जगहों से हटाया गया। और इस तरह के लोगों को हटाने के बाद पीजेंट्स को वो ज़मीनें दे दी गई ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रूट्स वगैरह और बाकी चीज़ों को डेवलप किया जा सके। और पहला एक्सपेंशन तो ये था। दूसरा एक्सपेंशन अगर आप देखें तो सदर्न इंडिया तक जो यहाँ पे ले जाने का श्रेय जाता है, जो दिल्ली के सुल्तान्स के द्वारा राजपाट पहुँचाने का श्रेय जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। हम लोग देखेंगे कि इस तरह से एक एक एरिया एक्वायर करके वो बाकी जगहों तक, साउथ तक भी अपने एक्सपेडिशन को पहुँचाता है। तो एक मजबूत शासन यहाँ पे चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिस्टोक्रेट और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल चाहिए। तो इसके लिए अगर आप देखें इस कड़ी में पहला प्रयास इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव्स को कैप्चर करता था और मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था, जिसे बंदगान कहा जाता था। और बंदगान एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब स्लेव होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे भी कि दीवाने बंदगान की स्थापना करता है फिरोज तुगलक, जिसमें काफ़ी सारे स्लेव्स होते हैं। तो उसके बाद ये बात की गई कि जो स्लेव्स है उसे रखा गया जनरली ऑफिशियल्स में रादर देन एरिस्टोक्रेट्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्लेव का सिस्टम कुछ इस तरह का था कि जो स्लेव को लाया गया है उन्हें बहुत अच्छे से केयर की जाएगी, प्रोटेक्ट किया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे बताया गया वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर देन अ सन।
और अगर यहाँ पे आप देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जब अलग अलग तरह के लोगों को अपॉइंट किया जाता है तो जो उसके ऑफिशियल क्रॉनिकलर होते हैं जियाउद्दीन बर्नी, वो क्रिटिसाइज करते हैं राजा को कि ये जो राजा है वो रूल करने के योग्य ही नहीं है। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। सुल्तान के द्वारा डिफरेंट जगह के डिफरेंट लोगों को एज अ मिलिट्री कमांडर भी बहुत बार अपॉइंट किया जाता है। और ये मिलिट्री कमांडर क्या करते हैं, ये जैसे एक लैंड हो गया उसे इक्ता कहते हैं, उस इक्ता पर ड्यूटीज़ टैक्सेस लगाई जाती हैं और इन टैक्सेस के बेसिस पे इन्हें पे किया जाता है और मिलिट्री सर्विसेज देने के बदले पे किया जाता है, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा जो शासन चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। और जैसा कि हमने लास्ट के लेक्चर में भी बात की थी कि जो सामंता होते हैं वो रिच एरिस्टोक्रेट होते थे जिनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी और जो गांव में जनरली टैक्स वगैरह भी लगाते थे। तो इनके पावर को जब दिल्ली सुल्तान के द्वारा कभी किसी एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया जाता था, कब्जा लिया जाता था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो सामंता एरिस्टोक्रेट है इनके पावर्स को भी जनरली कंट्रोल इन्हें अंडरमाइन किया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अगर आप देखें तो पूरे तरीके से यहाँ पे जो असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है जो सामंता को दिया जा रहा था वो पूरे अलाउद्दीन खिलजी के ही कंट्रोल में यानी राजा के कंट्रोल में ले लिया गया। और जो लोकल चिफ्टेंस जिसकी हमने बात की, जो सामंत हो गए, जो लैंडलॉर्ड हो गए, इनके जो टैक्स लिवाय करने का जो पावर था उसे कैंसिल कर दिया गया और उन्हें भी टैक्सेस उनसे भी लिए जाने लगे। मतलब आप कह सकते हैं पूरे तरीके से पावर को छीन लिया गया। ओल्ड चिफ्टेंस और लैंडलॉर्ड हैं वो सुल्तान को रेवेन्यू कलेक्टर्स के रूप में काम करने लगे, ताकि क्योंकि वो अब उनके पावर छीन ली गई थी, जो वो जिन गांवों से जिन जगहों से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उनकी बजाय अब वो रेवेन्यू कलेक्टर का काम करने लगे। और मेनली 3 तरह की टैक्सेस ली जा रही थी। पहला तो ये था जो कल्टीवेशन पर टैक्स ली जा रही थी जिसका नाम खराज था, जो कि 50% के लगभग होता था, यानी आधी आप कह सकते हैं पीजेंट के प्रोड्यूस का। और दूसरा था कैटल पर टैक्स लगाए जा रहे थे। और तीसरा घरों पर लगाए जा रहे थे। आगे मंगोलों के आक्रमण की भी बात की जा रही कि चंगेज़ खान के अंडर में मंगोल जब आक्रमण करते हैं और दिल्ली सल्तनत जनरली उस टाइम पे बहुत परेशानी फेस करती है क्योंकि उतनी मजबूत उतनी रोबस्ट नहीं होती कि इन अटैक को झेल सके। और अगर आप चंगेज़ खान के टाइम पे देखें तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का राज था, लेकिन जब वो फ्यूजिटिव भगोड़ा जो होता है जिसको चेज करते हुए चंगेज़ खान पहुँचता है उसे इल्तुतमिश इनकार कर देते हैं। तो उस टाइम पे फिर यहाँ पे दिल्ली अनस्लोट से बच जाती है चंगेज़ खान के। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के 2 राजाओं के बीच में कंपैरिजन किया गया। सबसे पहले देखिए स्लेव डायनेस्टी आती है, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद डायनेस्टी बहुत ही ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए आती है, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को हरा करके फिर फाइनली मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश होती है। वो सब हम लोग करेंगे बहुत डिटेल में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बताया जा रहा है कि दिल्ली को 2 बार अटैक किया जाता है अलग अलग ईयर्स में। उसके बाद इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर देता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में देखें तो सुल्तान को यहाँ पे अर्ली ईयर्स में ही अटैक किया जाता है, मंगोल आर्मी को लेकिन हरा दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मजबूती दिल्ली सल्तनत के द्वारा मजबूती बना ली गई है। और मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, अपनी आर्मी पर यह भरोसा होता है इन्हें और इन्हें अपने प्लानिंग के विषय में भी पता होता है। दूसरा अगर आप देखें तो अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन बनाते हैं सीरी में, तो ताकि बेटर आर्मी को कंट्रोल किया जा सके और बेटर तरीके से यहाँ पे चलाया जा सके। लेकिन यहाँ पे अगर मोहम्मद बिन तुगलक में देखें, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में तो एक नया गैरिसन बनाने के बजाय जो ओल्डेस्ट कैपिटल दिल्ली था उसे ही खाली करवा दिया जाता है, ये हमें पता है ये स्टोरी। और नई कैपिटल दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया जाता है जो कि अभी तक का सबसे बड़ा फेल्योर माना जाता है। तो बहुत ब्रीफ में बता दिया गया है, कुछ खास बात नहीं की गई है। उसके बाद 15th और 16th सेंचुरी के सल्तनत के बारे में बता दिया गया कि किस टाइम पे जो सैयद डायनेस्टी है, जो लोधी डायनेस्टी है, वो अपने एरिया को बढ़ाती गई। और इसके बाद डायरेक्टली मुगल की बात की गई है, फिर शेरशाह सूरी की बात की गई है। तो ये चैप्टर आप कह सकते हैं बिल्कुल होलो रूप में कवर किया गया, कोई बिल्कुल सेलो है, कोई डीप बात नहीं की गई है जितने हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो PYQ सीरीज़ में हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे इन चीज़ों को। और आई थिंक ये चैप्टर एंड होता है, यस। और कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल किसने बनाया था, हमने देखा अनंग पाल ने, राइट। और दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन की। इस तरह के क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। और ये चैप्टर देखिए खत्म होता है। इसके बाद हमारी PYQ सीरीज जो चल रही है उसे भी देखना ना भूलें, क्योंकि ये तो बस आपके बेस के लिए है, बहुत इजी सी बातें की गई है, बस बेसिक बताया गया है, पर डिटेल में हम अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।